आज के इस वीडियो में हम 15 के पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, पृथ्वी का नाम नहीं है। देखो, पृथ्वी के अन्य नाम जो है वो भूमि है, गे है और टेरा है। कौन सा नहीं है? भानु पृथ्वी का नाम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भूप्रपट्टी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 70% ढका हुआ है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर 70% जल है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, आयरन यानी कि लोहा। और आप जानते हैं लोहा हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के अंदर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा। ये देखो, ये हड़प्पा या हड़प्पा एक ही बात है, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया है? यानी कि पहले हड़प्पा संस्कृति थी, तो उस समय एक सबसे बड़ा बंदरगाह था, तो वो कौन सी जगह खोजा गया है? वो है धोलावीरा। ठीक है। बंदरगाह होता है अपने समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जहां से दूसरे देशों में वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, वो बंदरगाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है घ, सूर्य व चंद्रमा के एक सिद्ध में होना। यानी कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सिद्ध में होते हैं तो पृथ्वी के जो जल है उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसे अपन ज्वार कहते हैं। जो पानी वापस नीचे आता है तो उसे अपन भाटा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि अति उत्तरात्मक है। पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिण का क्या कारण है? देखो, ये अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ का पहला ही पेज है उसमें यहां लिखा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अंश या डिग्री एक ही बात है, झुकी रहती है। इसी कारण से उत्तरायण दक्षिण व पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। ठीक है। यानी पृथ्वी पर जो ऋतुएं बनती हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये पृथ्वी पर झुकाव होने के कारण ही होता है 23.5 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप मापने की इकाई क्या है? जब भूकंप आता है तो उसको किस इकाई में, किस यूनिट में मापा जाता है? तो यहां भूकंप के लिए देखिएगा, ये रहा भूकंप का टॉपिक। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, यानी कि भूकंप को रिएक्टर में मापा जाता है। ठीक है। ये अपने पहले जो वीडियो बनाया था भूकंप वाला, वहां भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं? विवर्तनिक प्लेटें, देखो अपनी जो पृथ्वी की सतह है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी की परत को। ठीक। जैसे सबसे बाहर जो है वो भूपटल है, सबसे बाहर वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे अंदर और आवरण है और एक अंदर और आवरण, 3 लेयर है उसकी। तो जो भूपटल है, सबसे बाहर वाली भूप्रपट्टी है, उसमें ही विवर्तनिक प्लेटें होती हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी के ठंडे होने के साथ ही भूप्रपट्टी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई। इन विशाल चट्टान खंडों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। कहने का मतलब जो सबसे बाहर वाली जो भूप्रपट्टी है वो ही सबसे बाहर वाली परत ही, वहां पर विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनामी का कारण क्या होता है? सुनामी, देखो समुद्र में आने वाला जो भूकंप है उसके कारण समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उठती हैं, वही सुनामी का कारण है। तो यहां देखिएगा अपने सुनामी, भूकंप के बाद में टॉपिक सुनामी है। तो ये रहा, देखो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण उत्पन्न विनाशक घटनाओं में एक सुनामी भी है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर। अब देखो यहां से इसका आंसर, ये सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक भूकंप का होता है। यानी कि जब समुद्र के अंदर भूकंप 7 रिएक्टर से अधिक आता है तब समुद्र में लहरें उठती हैं और ये सुनामी आती है। तो सुनामी का कारण हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती हैं? तो ये हमने जो चक्रवात के बारे में पढ़ा था पहले वीडियोज में, तो वहां मिलेगा। ये रहा बहती वायु का जो पॉइंट है, उसमें असमान वेग की हवाएं, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है। इसमें लिखा है, कई बार असमान वेग की हवाएं उत्पन्न होती हैं। चक्रवात परिवर्तनशील हवा का एक प्रमुख उदाहरण है। चक्रवात की हवाएं सीधी नहीं होकर एक वृत्ताकार पथ में केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती है, यानी कि इस प्रकार से चक्रवात गोल गोल घूमता रहता है। ठीक, अब ये यहां पर देखो, इसका कारण ये रहा आंसर, चक्रवात हवाएं केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये उत्पत्ति का कारण बता रहा है। जब केंद्र में वायुदाब कम हो जाता है तो चक्रवात उत्पन्न होता है, असमान वेग की हवाएं उत्पन्न होती हैं। तो केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती है? असमान वेग की चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों में जो लघुतरात्मक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी स्थान पर 7 रिएक्टर के भूकंप आने के बाद की स्थिति कैसी होगी? देखो, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर में मापते हैं और 7 रिएक्टर से अधिक का जो भूकंप आता है वहां सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर भूकंप वाले पॉइंट में आपको मिलेगा कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर में व्यक्त किया जाता है। 4 इकाई का भूकंप हल्के होते हैं, 5.5 तक प्रबल होते हैं, 6 से ऊपर वाले भूकंप विनाशकारी माने जाते हैं और 7 के ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं। इससे क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाता है, यानी कि 7 से अधिक वाला जो है वहां ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग, भवन सारे गिर जाते हैं। इसलिए 7 से अधिक वाला सबसे घातक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्री धाराएं क्या होती हैं? तो देखिए, समुद्री धाराओं के लिए हमने इस पाठ में सबसे जो अंतिम पॉइंट है, ये रहा समुद्री धाराएं। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तो यहां से इसका आंसर लिखना है अपन को। समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जा सकता है, यानी समुद्र के अंदर एक प्रकार से कोई एक निश्चित स्थान पर पानी बहता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर कोई नदी बह रही है। इसमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। किन्हीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो किन्हीं में ठंडा बहता है। समुद्री धाराओं के बहने के कारण ढाल नहीं होकर, यानी कि समुद्र में ढाल नहीं है फिर भी वो पानी बहता है, उसके बहने का कारण है तापक्रम अंतर और घनत्व में अंतर। ठीक है, तापमान में अंतर होने के कारण वो धाराएं बहती हैं, समुद्री नदी बहती है, या घनत्व में अंतर होने के कारण। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तो ठंडी धाराएं ठंडा करती हैं। गर्म धाराओं पर गुजरने वाली हवाएं उनके अपने साथ नमी ले जाती हैं और ऊंचे स्थानों पर जाकर के क्या करती हैं, वो बरसात करवाती हैं। ठीक है, वर्षा होती है। जिन स्थानों पर गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं, तापांतर पैदा होती है, जहां पर हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान उत्पन्न होते हैं। यानी जहां पर ठंडी और गर्म, ठीक है, धाराएं जहां मिलती हैं वहां उस क्षेत्र में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर पैदा हो जाता है और तापमान में अंतर होने के कारण ही वहां हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान उत्पन्न होते हैं जो कि विनाशकारक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपक्षेण की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है? देखो, अपक्षेण की शक्ति जो है उसमें आपको पाठ्य पुस्तक में ले चलता हूं मैं। ये रहा अपक्षेण की शक्तियां, ठीक है, जो कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं। तो अपक्षेण की शक्तियों में ये कृषि में महत्व पूछ रहा है, तो सबसे लास्ट लाइन यहां से आपको याद करनी है कि कृषि की दृष्टि से अपक्षेण की शक्तियां बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है और मिट्टी का निर्माण अपक्षेण की शक्ति द्वारा होता है। यानी कि अपक्षेण का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो तापमान के कारण, वर्षा के कारण, पाला जमने के कारण या रासायनिक पदार्थों के कारण, ठीक है, तेज हवा के कारण वो चट्टानें टूट करके मिट्टी में बन जाती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जब मिट्टी बनेगी तो उसी में फसल उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं। इसलिए कृषि के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए मैदानों में निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के रासायनिक अपक्षेण के कारण ही चट्टाने बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका कृषि का जो महत्व है वो हमें यहाँ पर लिखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपक्षेण में मदद करने वाले 4 कारण लिखिए, यानी कि चट्टानों को तोड़ने वाले कौन कौन सी चीजें हैं। तो वो अपन को यहाँ पर इसमें लिखा भी है अपक्षेण की शक्तियों में। देखो, अपन को पॉइंट बना के लिखना है यहाँ पर, अपक्षेण की शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो यहां से पॉइंट बना लीजिए। नंबर 1 तो सूर्य की गर्मी है, वर्षा है, पाला है, भौतिक चट्टानों को तोड़ती हैं।
दिन में सूर्य का चट्टान को फैलाता है, रात में ठंड उसको सिकुड़ती है। बार बार फैलने सिकुड़ने से चट्टान कमजोर होकर टूट जाती है। ठीक है, गर्म चट्टानों पर वर्षा की मार होती है तो जल्दी टूटती हैं। वर्षा जल चट्टानों को काटता भी है, यानी कि पानी काटता है। चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जमकर बर्फ बनाकर फैलता है। इससे उत्पन्न चट्टानें चटक जाती हैं। ठीक है, और वायु के द्वारा यह रेगमाल की तरह काम करती है, यानी कि वो घिसने का काम करती है चट्टान को। हजारों वर्षों तक निरंतर चलने वाले इन शक्तियों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं है, क्योंकि वहां पर जो वायु ने उसको चट्टानों को घिस दिया है और वो पहाड़ धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। और अगला दूसरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि प्रकृति में रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल, है ना, ये सारी क्रियाएं इसमें आ जाएंगी दूसरे में। तीसरा पॉइंट बन जाएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। ठीक है, ये ऑप्शन की शक्तियों में मुख्य कारक है। पेड़ पौधे जो है वो उनकी चट्टानें तोड़ती हैं, और जंतुओं में जैसे कुछ जंतु बिल बना के रहते हैं, ठीक है, चट्टानों को तोड़ते हैं। और मनुष्य तो चट्टान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। तो इस प्रकार से ये चार कारक इसमें पूछे हुए, अपन को 4 पॉइंट बना करके अपन अलग अलग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, यानी चंद्रमा कैसे बना होगा। तो ये अपने पाठ के शुरू में ही दिया गया है। देखिए रहा पृथ्वी की संरचना, इसमें ये पॉइंट आपको यहां से मिलेगा, यहां से करना है। 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा ही आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, जो अभी अपने बताया था ज्वार भाटा किस कारण से आता है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति यहां से अपन को करनी है। अब इस पाठ में जो 3 बड़े प्रश्न है उनको अपन समझते हैं, जो निबंधात्मक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, नामांकित चित्र बनाइए। पृथ्वी की जो संरचना है अंदर से कैसी होती है, तो उसके लिए देखो यहां से अपन को इसका आंसर करना है कि पृथ्वी की जो संरचना उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपृष्ठीय ठोस है। ठीक है, और ये देखो यहाँ से पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा गया है, तो यहाँ से इसको आपको करना है और इसके बारे में पूरा ये आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसकी दूसरी जो परत है उसके बारे में बताया गया है। ये रहा दूसरी परत, मेंटल कहलाती है। ठीक, और पृथ्वी का केंद्रीय भाग, तीसरा जो भाग है वो करोड कहलाता है। ये सारी बातें अपन ने अलग से एक वीडियो है प्रत्येक टॉपिक का, उसमें अपन ने बना रखा है, आप वहां से इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं, देखो विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो ये आंतरिक के बारे में पूछ रहा है, किन्हीं 2 का वर्णन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो है, ये रहा आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। ठीक है, और देखो वास्तव में होता क्या है, पृथ्वी में ऊर्जा तंत्र, यानी कि पृथ्वी को चलाने के लिए जो सिस्टम ऊर्जा है, उसके अंदर 2 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं। इन शक्तियों को ही विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो अपन बात करेंगे आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर ही अंदर, ये शक्ति पृथ्वी के अंदर ही अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो इन्हें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। और आंतरिक विवर्तनिक शक्ति में आप ज्वालामुखी कर सकते हैं और भूकंप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो सुनामी है वो भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप यहां से इसको कर सकते हैं। तो यह आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, अपरदन का अर्थ क्या है। 2 प्रकार की अपरदन शक्तियों का मानव जीवन में महत्व लिखिए। तो अपरदन का मतलब होता है कटाव, टूटना। ठीक है, तो यहां देखिएगा अपने टॉपिक में ये रहा अपरदन की शक्तियां। ठीक है, तो अपरदन वायु द्वारा भी होता है। जल, बर्फ, पृथ्वी पर जाने से पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते हैं, तो ये अपरदन करते हैं, कटाव करते हैं। तो आप वायु का कर सकते हो, बहती वायु। ठीक है, और दूसरा आप इसमें असमान वेग की वायु वाला कर सकते हो, जिसमें चक्रवात शामिल है मुख्य रूप से। उसके अलावा आप पानी वाला कर सकते हो, बहते पानी की शक्ति वाला कर सकते हो। हिमनद, बर्फ वाला कर सकते हो, जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं। और समुद्री धारा वाला, कोई भी आप ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट कर सकते हो। जितने पूछे जाए उतने पॉइंट अपन को बना करके करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो इस पाठ के महत्वपूर्ण जो सारे प्रश्न, जो 18 प्रश्न दिए गए हैं आपकी बुक में, उनको समझा। धन्यवाद।